स्वागत है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की आधारभूत संरचना और हम थे हिंदी भाषा के जो आधारभूत तत्व हैं उन पर, और हम वर्ण, अक्षर और पद के बारे में सीख रहे थे। वर्ण, अक्षर और पद। वर्ण, अक्षर, शब्द, और पद। वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। वर्ण के बारे में हमने सीख लिया था कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी दृश्य इकाई है। भाषा की सबसे छोटी दृश्य इकाई जिसे क्या है, विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। और अब हम देखेंगे अक्षर के बारे में। तो अक्षर क्या है कि एक ही सांस में बोले जाने वाले ध्वनि समूहों को अक्षर कहते हैं। हमने अक्षर के बारे में पढ़ लिया था। एक ही श्वास में, ठीक है, बोले जाने वाले ध्वनि समूह, उन्हें अक्षर कहते हैं। और इसकी एक ट्रिक याद रख लो, अक्षर एक ही सांस, ठीक है। वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई, अक्षर एक ही सांस, और शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द, ठीक है। जिससे अर्थ का बोध हो वही क्या है? शब्द है। अब हम देख लेते हैं पद। जब इस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे राम, मैंने लिख दिया राम। राम क्या है? शब्द है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया राम विद्यालय गया। राम तो क्या हो गया? पद, ठीक है। तो हमने सीख लिया वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। एक बार पुनः लिखता हूं मैं। वर्ण,
अक्षर, शब्द, पद। वर्ण क्या है? सबसे छोटी सार्थक नहीं, सबसे छोटी वर्ण क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई है। अक्षर क्या है? एक ही सांस में बोला जाता है, ठीक है, एक ही सांस। ये शॉर्ट में मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। और शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। पद क्या है? शब्द का वाक्य में प्रयोग। तो हमने वर्ण, शब्द और पद के बारे में सीख लिया। अब मैं शब्द और पद में थोड़ा अंतर बता देता हूँ आपको। वर्ण और अक्षर में हमने अंतर कल देख लिया था। शब्द और पद में अंतर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो हम देख लेते हैं शब्द और पद। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और ये क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त। यह केवल अर्थ बताता है, केवल अर्थ बताता है। और यह वाक्य में संबंध भी बताता है, ठीक है। वाक्य में संबंध। और शब्द क्या है? शब्द का मूल स्थान कहाँ होता है? कहाँ? शब्दकोश। यह शब्दकोश में मिलता है और यह वाक्य में होता है। बस बेसिक सब, ठीक है। अब जैसे मान लो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जब वाक्य में आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा याद रख लेना आप। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया, इन शब्दों का वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्रम बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे मान लो वर्ण, मैंने ऊपर लिख दिया वर्ण, ठीक है। वर्ण के नीचे आता है अक्षर, ठीक है। वर्णों से क्या मिलता है? क्या बनता है? अक्षर। अक्षर से शब्द और शब्दों से पद। ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। और पदों से वाक्य बनता है। आगे जिक्र करेंगे हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या है कि क्या क्या पढ़ लिया? हमने भाषा, ध्वनि, वर्ण को समझा, ठीक है। भाषा, ध्वनि और वर्ण को समझ लिया, ठीक है। एक तो समझ लिया भाषा को, ठीक है। एक समझ लिया ध्वनि को।
भाषा, ध्वनि, वर्ण। भाषा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद। शब्द और पद को समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे क्या है कि आगे देखेंगे हम कि जो शब्द है ना, शब्द की मेन परिभाषा ये है कि वर्ण है ना जो मिलकर सार्थक कर देते हैं उसे शब्द कहते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। चलो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि जैसे वर्ण है, एक बार बता देता हूँ, आप थोड़ा याद रखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी दृश्य इकाई है, आपको बता दिया मैंने। अक्षर है, अक्षर वह ध्वनि समूह है जिससे हम एक श्वास में बोलते हैं, ठीक है। और शब्द है ना, शब्द का हमने थोड़ा जिक्र नहीं किया, शब्द को मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। शब्द जब वर्ण मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हैं, ठीक है। वर्ण मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद पद, जब इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है शब्द का, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो वर्ण, ठीक है, अक्षर, शब्द और पद, ठीक है। जैसे वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ा बहुत ही बोरिंग लग रहा है क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है कि बार बार पीसे हुए को क्या पीसना, सेम चीज़ को बार बार क्यों दोहराना। लेकिन कुछ नए विद्यार्थी भी होंगे, तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बना के देता हूँ आपको कि वे ए शेप है, ठीक है। ये क्रम के अकॉर्डिंग है तो इसको पहली याद रख लेना। वे ए शेप है, ये क्रम है इनका, वे ए शेप है, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आगे शब्द और पद का अंतर, ठीक है। वो हमने हल्का सा समझ लिया, आगे और देखेंगे। वाक्य क्या है वो देखेंगे, और हिंदी की वर्ण व्यवस्था आगे हम देखेंगे, ठीक है। शब्द और पद का अंतर। शब्द और पद का अंतर। दो नंबर हम देखेंगे वाक्य, और 3 नंबर पर हम देखेंगे वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था। ठीक है। तो शब्द को हमने देख लिया कि सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने कृष्ण शब्द लिख दिया, ठीक है, कृष्ण ये शब्द है, ठीक है।
कृष्ण ने कंस को मारा, यहाँ पे कृष्ण क्या हो गया, पद हो गया। तो ये चीज़ें बेसिक सी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इनमें जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिख दिया कृष्ण, ये हो गया शब्द। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पद, ये भी पद। ठीक है, ये क्रिया होगी। ठीक है, अब ने और को है ना, ये इनको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। ठीक है, ये हो गए विभक्ति चिन्ह। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं पद कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के बारे में हम सीखते हैं कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, वाक्य क्या होता है, सार्थक पदों का। अब हमें वर्ण, शब्द, अक्षर और पदों का पता है, तो हम अब वाक्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है, सार्थक पदों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ दे। सार्थक पदों का सार्थक पदों का, मैंने पहले तालव्य स बोला था, यहाँ पे मैंने बोल दिया था सार्थक, ये बोल दिया था सार्थक नहीं, ये सार्थक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वाक्य। ठीक है, सार्थक पदों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ दे। ठीक है, सार्थक पदों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ दे। अब पदों में कोई समस्या नहीं है। अब पद क्या होते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो इस परिभाषा में क्या है कि सार्थक पदों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ दे। ठीक है, मतलब पद सार्थक होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि मैंने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई उलट पुलट शब्द लिख दिया, जैसे मान लो जैसे कोई भी शब्द मान लो, जैसे कक लिख दिया मैंने, तो ये निरर्थक है। ये शब्द तो है लेकिन ये निरर्थक है। ठीक है, ये पद नहीं हो सकता। ठीक है, तो सार्थक ये पद कब होगा, जब वाक्य में प्रयुक्त होगा, लेकिन निरर्थक शब्द कभी भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है, वाक्य की पहली परिभाषा यही होती है कि सार्थक पदों का क्रमबद्ध होंगे वो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे कोई शब्द लिख, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि बाजार राम है। ठीक है, गया, ये वाक्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, राम बाजार गया, यह वाक्य है। ठीक है, सार्थक पदों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य की क्या है, परिभाषा है। अब हम देखते हैं वाक्य के गुण
आप थोड़ा क्वालिटी को एडजस्ट कर लेना 5-7-10 दिन, बाद में थोड़ा ठीक हो जाएगा आवाज़ वगैरह, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है ना वो आपको एकदम गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अब वाक्य के गुण, तो वाक्य में पहला गुण हो गया आकांक्षा। ठीक है, इन शब्दों से, इन भारी भरकम शब्दों से थोड़ा घबराना मत। ठीक है, मैं इनको बहुत ही आसान कर दूंगा। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। आकांक्षा क्या होती है? सुनने वाले को आगे जानने की इच्छा। ठीक है, जैसे मान लो वाक्य के गुण हम पढ़ रहे हैं, तो वाक्य में आकांक्षा होनी जरूरी है। जैसे मैंने कोई वाक्य बोल दिया तो जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसके मन में ये होना चाहिए कि आगे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाक्य का गुण है एक तरह से। ठीक है, सुनने वाले को आगे जानने की इच्छा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मैंने किसी को बोला कि मोहन, तो वो जो सुनने वाला है उसके मन में आकांक्षा जागेगी कि मुझे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सामने से प्रश्न आएगा क्या हुआ, हाँ बोलो। ठीक है, तो उसके मन में ये आकांक्षा है कि आगे क्या। ठीक है, अब क्या योग्यता। योग्यता मतलब वाक्य वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ठीक है, योग्य होगा वाक्य। ठीक है, या अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, आगे सन्निधि। सन्निधि मतलब निधि। ठीक है, यानी वाक्य जो शब्द है वो सम निधि मतलब पास पास होंगे शब्द। ठीक है, वाक्य में क्या होंगे, शब्द पास पास होंगे। ऐसे नहीं कि एक पेज पर एक शब्द लिख दिया, फिर अगले पेज पर दूसरा शब्द लिख दिया, फिर अगले पेज पर तीसरा, ऐसे करके मैंने 2-3 पेजेस पर सारे शब्द लिख दिए एक वाक्य के, और मैं बोल दूं कि ये वाक्य, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद तात्पर्य।
उसके बाद क्या, तात्पर्य। तात्पर्य का ये मान लो आपकी जो हम मतलब कहना चाहते हैं ना वही अर्थ निकले, ठीक है। जैसे मान लो वक्ता का या फिर कहने वाले का तात्पर्य क्या है, ठीक है, जो कहना चाहते हैं वही तात्पर्य या फिर वही अर्थ, जो कहना चाहते हैं वही अर्थ। जैसे मान लो मैंने बोल दिया घोड़ा घास चर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी घास चर रहा है, ठीक है। या फिर कई बार ये होता है ना कि जैसे हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन निकल कुछ और जाता है, तो वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आता, वो निरर्थक हो गया, ठीक है। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ये क्या हैं, ये वाक्य के गुण हैं, ठीक है, जो हमने देख लिए। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, इसका भी एक क्रम है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ट्रिक, सॉरी क्रम तो नहीं है लेकिन ट्रिक बता दूं आपको कि इसकी ट्रिक आप शुरुआत वाले आ यो सैता अयोस्ता इस तरह से कोई मतलब ट्रिक बना सकते हो, रट सकते हो, याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वर्ण विचार, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमने भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण पढ़ी थी, तो हम शुरुआत में वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाए, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने स्वर और व्यंजन की मूल डेफिनेशन, शुरुआती डेफिनेशन देख ली है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? तो 11।
ए, आ, ई, ई, उ, उ, री। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी में री प्रचलित है वो एक ही है, ठीक है। संस्कृत में दो होते हैं, छोटा री और बड़ा री। पी, ऐ और औ, ओ और औ, ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी परिभाषा हम देख लेते हैं। एक तो ये बिना किसी अन्य स्वर, अन्य व्यंजन या अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, स्वयं उच्चरित होते हैं, ठीक है। ठीक है। एक बिना रुकावट हवा है, वो बिना रुकावट निकलती है, ठीक है। मुख से जो हवा है, जैसे जीभ वगैरह बीच में नहीं आती, स्वर कोई भी बोल दो आप, जीभ बीच में नहीं आती। मात्रा केवल स्वरों की होती है, ठीक है। मात्रा है केवल स्वरों की होती है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आप याद रख सकते हो कि स्वर कितने 11 है, ठीक है। इसको आप मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, बस हो गया, ठीक है। इनको 3-4 बार बोलोगे तो आपको सीक्वेंस याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाए वे व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ये क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, स्वर तक, ठीक है। और आगे आप बताइएगा कि ये कक्षा आपको कैसी लगी, ठीक है। और मैं इस तरह से पढ़ाऊँ तो क्या ठीक रहेगा, क्वालिटी एडजस्ट हो जाएगी या कोई कमी है, या पहले की तरह पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ, तो जो भी कमी लगे वो सुधार करने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये 2 कक्षाएं मैं सीधी एक बार ले रहा हूँ ताकि आप कमी और जो भी कुछ हो वो बताओ, मैं सुधार करने की कोशिश करूँ। क्या ऐसा ठीक है, इस तरह से पढ़ाना ठीक है, या फिर और सुधार करना है, या पहले की तरह पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना है। जो भी कमी लगे आप ज़रूर बताना।